जनवरी 7, 2025 से शुरू हुई कैलिफोर्निया की जंगल की आग ने आसमान में धुआं, जमीन पर राख और लोगों की आंखों में आंसू भर दिए हैं। इस लेख के लिखे जाने तक इस आग ने 24 लोगों की जान ले ली है, 12,000 से अधिक संरचनाओं को नष्ट कर दिया है और 1,80,000 से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया है। लगभग 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र आग में जल चुका है। इस आग ने न केवल जमीन और संरचनाओं को बल्कि मानवता के मनोबल को भी ध्वस्त कर दिया है। ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन की कठोर सच्चाई है। जब अत्यधिक विकसित देश अमेरिका खुद इस संकट को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो नेपाल जैसे छोटे संसाधन और बुनियादी ढांचे वाले देश में ऐसी स्थिति आने पर क्या हो सकता है, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। ये केवल कैलिफोर्निया की समस्या नहीं है। ये जलवायु संकट नेपाल जैसे देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। हमारे जंगल और बस्तियां भी ऐसी आपदाओं के जोखिम में हैं। भीषण जंगल की आग को नियंत्रित करना कभी भी आसान नहीं होता। आग की तीव्रता, फैलने की दूरी, हवा की गति, तापमान और भूमि उपयोग की विशेषताएं इसे और अधिक जटिल बनाती हैं। यदि समय रहते ठोस और दीर्घकालिक उपाय नहीं अपनाए गए, तो आज का कैलिफोर्निया कल का नेपाल बन सकता है। ये केवल आग से निपटने की बात नहीं है, यह हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की चुनौती है। जंगल की आग को कम करने के लिए कई उपाय उपलब्ध हैं, लेकिन इस लेख में विशेष रूप से कैलिफोर्निया की आग से नेपाल में उठने वाले नए सवालों और चिंताओं को प्राथमिकता दी गई है। पारंपरिक उपायों के महत्व को पूरी तरह स्वीकार करते हुए इस संकट के प्रबंधन के लिए नए दृष्टिकोण और समाधान प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। नेपाल में अधिकांश जंगल की आग मानवजन्य कारणों से लगने का तथ्य सर्वविदित है। हालांकि इस लेख में इस पर विस्तृत चर्चा किए बिना अक्सर अनदेखी की गई नई चिंताओं और नवीनतम उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है। इस लेख का उद्देश्य दीर्घकालिक सुरक्षा और सतत प्रबंधन के लिए व्यावहारिक, नवीन और भविष्य उन्मुख विचार प्रस्तुत करते हुए जलवायु संकट का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए नेपाल को तैयार करना है। वर्तमान परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते जोखिमों को संबोधित करने के लिए पारंपरिक सोच से परे जाना अब अनिवार्य हो गया है। आइए नेपाल में समर्पित प्रतिक्रिया यूनिट, डेडिकेटेड रिस्पॉन्स यूनिट की आवश्यकता से शुरू करें। कई बार यह मुद्दा उठाया गया है, लेकिन नेपाल में अभी तक जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए कोई समर्पित प्रतिक्रिया यूनिट नहीं है, जिससे आग नियंत्रण के प्रयास असंगठित और सीमित संसाधनों पर निर्भर हो गए हैं। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय सुरक्षा कर्मियों और वन कर्मचारियों के प्रयासों से बढ़ते आग के जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना असंभव साबित हुआ है। वर्तमान में जंगल की आग जैसी गंभीर समस्या का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरआरए में पर्याप्त ध्यान और विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है। प्राधिकरण का मुख्य ध्यान अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर केंद्रित है, जिससे जंगल की आग प्रबंधन की दृष्टि और कार्यान्वयन धीमा हो गया है। इसे जंगल की आग के संकट का प्रभावी ढंग से सामना करने में कठिनाई हो रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के उदाहरणों से नेपाल बहुत कुछ सीख सकता है। ऑस्ट्रेलिया की कंट्री फायर अथॉरिटी सीएफए ने सामुदायिक भागीदारी और विशेष रूप से प्रशिक्षित अग्निशामकों का उपयोग करके आग नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। कनाडा की वाइल्ड फायर मैनेजमेंट ब्रांच ने उपग्रह निगरानी, तापमान मापन उपकरण और पूर्वानुमान प्रणाली का उपयोग करके आग की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेपाल भी संघीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर समर्पित प्रतिक्रिया यूनिट स्थापित कर आग प्रबंधन को मजबूत बना सकता है। इन यूनिटों को उच्च जोखिम वाले समुदायों में भी स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि यह चुनौतीपूर्ण होगा। संघीय सरकार को नीति निर्माण और बजट प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, जबकि प्रांतीय स्तर पर आधुनिक उपकरणों के साथ विशेष यूनिटों का गठन और प्रशिक्षण प्रदान करना उपयुक्त होगा। स्थानीय स्तर पर जनसहभागिता और समन्वय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कैलिफोर्निया में हालिया आग के संकट ने बीमा प्रबंधन के क्षेत्र में नई चुनौतियां और अवसर प्रस्तुत किए हैं।
आग के कारण बीमा क्षेत्र में आई अस्थिरता, प्रीमियम दरों में वृद्धि और बीमा कंपनियों द्वारा सेवा देने से इनकार करने की प्रवृत्ति ने नेपाल के नीति निर्माताओं को महत्वपूर्ण सबक सीखने की आवश्यकता बताई है। कैलिफोर्निया में लागू किया गया FAIR, फेयर एक्सेस टू इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स योजना एक अत्यधिक सफल योजना मानी जाती है। इस योजना के तहत यदि कोई निजी बीमा कंपनी सेवा देने से इनकार करती है, तो सरकार स्वयं राज्य समर्थित बीमा कोष के माध्यम से जोखिम क्षेत्रों में रहने वाले निवासियों को बीमा प्रदान करती है। नेपाल इस प्रणाली से प्रेरणा लेकर जंगल की आग के जोखिम वाले वन क्षेत्रों के पास रहने वाले निवासियों के लिए ऐसा कोष स्थापित कर सकता है। नेपाल में सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के सदस्य अपने जीवन को खतरे में डालकर आग को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। आग की भीषण लपटों और धुएं का सामना करते हुए अपने समुदाय और जंगल को बचाने के लिए इन सदस्यों द्वारा दिखाया गया साहस सराहनीय है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन सदस्यों के लिए कोई बीमा सेवा उपलब्ध नहीं है। अग्नि नियंत्रण के दौरान यदि उनकी जान या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि राज्य इस ओर ध्यान नहीं देगा, तो इन साहसिक प्रयासों को दीर्घकालिक रूप से जारी रखना असंभव होगा। नेपाल में भी जोखिम वाले क्षेत्रों में बीमा सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने और प्रीमियम को संतुलन में रखने के लिए सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता देनी होगी। विशेष रूप से प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार और सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों को सामूहिक बीमा योजनाएं लागू करने के प्रावधान लाने चाहिए, जिससे आग जैसी आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान का सामना किया जा सके। कैलिफोर्निया में हालिया आग के संदर्भ में कुछ महीने पहले ही प्रमुख बीमा कंपनियों ने बीमा रद्द करने, प्रीमियम महंगा करने और नवीनीकरण से इनकार करने जैसे कदम उठाए थे, जिससे कई लोग बीमा सुविधाओं से वंचित हो गए। इस समस्या के समाधान के रूप में कैलिफोर्निया सरकार ने 1 साल की मोराटोरियम नीति लागू की, जिसने आग के जोखिम के कारण बीमा कंपनियों को बीमा रद्द करने और नवीनीकरण से इनकार करने से रोका। इस नीति ने आग से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को तत्काल राहत प्रदान की और बीमा क्षेत्र में स्थिरता लाई। नेपाल भी ऐसी नीतियां अपनाकर जोखिम वाले क्षेत्रों को भविष्य में राहत प्रदान कर सकता है। कैलिफोर्निया के अनुभव को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माताओं को बीमा प्रबंधन को टिकाऊ और दीर्घकालिक बनाने के लिए नई रणनीतियां तैयार करनी चाहिए। साथ ही नेपाल में आग और अन्य आपदाओं के प्रबंधन में बीमा क्षेत्र की भूमिका और इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। किसी भी आग या जंगल की आग के लिए 3 मुख्य तत्वों की उपस्थिति आवश्यक होती है, जिसे अग्नि त्रिभुज, फायर ट्रायंगल कहा जाता है। ये 3 तत्व हैं: ऑक्सीजन, तापमान और ईंधन। ऑक्सीजन और तापमान को नियंत्रित करना मनुष्य के लिए लगभग असंभव है, लेकिन ईंधन प्रबंधन त्रिभुज का सबसे प्रभावी उपाय है। ईंधन को नियंत्रित करके आग की तीव्रता और फैलाव को रोका जा सकता है। ईंधन में सूखी पत्तियां, झाड़ियां और सूखी वनस्पतियां शामिल होती हैं, जो आग के फैलाव में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इसलिए समय पर ईंधन प्रबंधन आग को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय है। नेपाल के सामुदायिक वनों में आग को नियंत्रित करने के लिए ईंधन प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान है। जंगल की कार्य योजना में आग के जोखिम को कम करने के लिए सूखी पत्तियों और झाड़ियों की सफाई, पेड़ों को पतला करना और नियंत्रित आग लगाना, कंट्रोल्ड बर्निंग जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। हालांकि ये प्रथाएं व्यवहार में बहुत कम अपनाई जाती हैं। आग के मौसम से पहले ईंधन प्रबंधन न करने से आग की तीव्रता और प्रभाव को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। यह रहा आपके अनुरोध का हिंदी अनुवाद। ऑस्ट्रेलिया की कंट्री फायर अथॉरिटी CFA द्वारा अपनाई गई सांस्कृतिक जलन प्रक्रिया, जिसमें झाड़ियों और सूखे पत्तों को नियंत्रित तरीके से जलाने की परंपरा का उपयोग किया जाता है, नेपाल के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। नेपाल को इन प्रक्रियाओं से सीखते हुए सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहों को ईंधन प्रबंधन में प्रशिक्षित करना, जोखिम मानचित्र तैयार करना और नियंत्रित आग लगाने के वैज्ञानिक अभ्यास शुरू करने चाहिए। इसके अलावा सरकार को ईंधन प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हुए सामुदायिक वनों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पष्ट नीतियां बनानी चाहिए।
ऐसे सुधार आग की घटनाओं के जोखिम को कम करेंगे और सामुदायिक वनों की दीर्घकालिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। विद्युत संरचना। नेपाल ने अभी तक जिस महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं दिया है, वह है विद्युत संरचना से उत्पन्न होने वाली आग। वर्तमान में जंगल की आग का मुख्य कारण मानवजनित गतिविधियों को माना जा रहा है, जो काफी हद तक सही है। लेकिन वैश्विक परिदृश्य में विद्युत आपूर्ति प्रणाली से संबंधित आग, इलेक्ट्रिकल वाइल्ड फायर, भी एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभर रही है। कैलिफोर्निया में हालिया आग के मामलों में ट्रांसमिशन लाइनों से उत्पन्न शॉर्ट सर्किट की घटनाओं को महत्वपूर्ण माना गया है। नेपाल में भी विद्युत ट्रांसमिशन और आग के बीच इस जटिल संबंध की अनदेखी करना देश के पर्यावरण और आर्थिक क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। नेपाल के जल विद्युत क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास, विशेष रूप से अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमएमसीसी जैसी बड़ी परियोजनाओं के तहत ऊर्जा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन जंगलों के बीच से गुजरने वाली उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों से आग के जोखिम और अधिक जटिल हो सकते हैं। यदि ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे झाड़ियों और सूखी वनस्पतियों का प्रबंधन नहीं किया गया, तो आग की घटनाओं का खतरा और बढ़ जाएगा। नेपाल में पहले ही कुछ क्षेत्रों में विद्युत प्रणाली के कारण आग लगने की घटनाएं देखी जा चुकी हैं। लेकिन इस चुनौती को नजरअंदाज करना एक गंभीर गलती साबित हो सकता है। विद्युत प्रणाली से आग रोकने के उपाय, विश्व के उत्कृष्ट उपायों को नेपाल को गंभीरता से अपनाना चाहिए। अमेरिका में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पब्लिक सेफ्टी पावर शट ऑफ पीएसपीएस नीति लागू कर आपातकालीन स्थिति में विद्युत आपूर्ति बंद कर आग के जोखिम को कम किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे की वनस्पतियों का सख्ती से प्रबंधन कर आग की संभावना को कम किया है। नेपाल को भी विद्युत प्रणाली और आग प्रबंधन के बीच समन्वय को प्राथमिकता देनी चाहिए। वन कार्यालय, जल विद्युत कंपनियों और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक है। ट्रांसमिशन लाइनों के नीचे की झाड़ियों की नियमित सफाई, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और आपातकालीन स्थिति में विद्युत आपूर्ति बंद करने की योजनाओं को तुरंत लागू करना चाहिए। आपदा प्रबंधन और बचाव नेपाल में न केवल जंगल की आग, बल्कि किसी भी बड़ी आपदा के समय बचाव प्रबंधन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अत्यधिक अव्यवस्थित और कमजोर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जंगलों के पास बसे गांव आग के उच्च जोखिम में हैं, लेकिन वहां न तो उपयुक्त योजनाएं हैं और न ही पर्याप्त बुनियादी ढांचा। संकीर्ण और घुमावदार सड़कों के कारण बचाव टीमों और साधनों की आसान पहुंच बाधित होती है। शहरी क्षेत्रों में भी बचाव प्रबंधन की स्थिति वैसी ही है। आग के कारण काठमांडू जैसे शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाने लगे हैं। लेकिन शहरी कैलिफोर्निया में हाल ही में लगी आग में देखे गए यातायात जाम और कमजोर सूचना प्रणाली ने लोगों को बचाव के समय पैदल भागने पर मजबूर कर दिया। नेपाल में भी बचाव मार्ग संचार प्रणाली और आपातकालीन चेतावनी प्रणाली की कमी के कारण आग लगने के समय लोगों को सुरक्षित स्थान पर समय पर पहुंचाना कठिन हो जाता है। गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में समन्वित योजना, सुरक्षित मार्गों का विकास और सामुदायिक स्तर के तैयारी कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। चेतना की कमी, अव्यवस्थित बस्तियां और तकनीकी संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण नेपाल की बचाव प्रणाली काफी हद तक अप्रभावी है। बड़ी आग की घटनाओं से निपटने के लिए नेपाल को कैलिफोर्निया के अनुभवों से सीखते हुए दीर्घकालिक बचाव रणनीतियां अपनानी चाहिए। अनिवार्य निगरानी प्रणाली नेपाल में जंगल की आग पर नियंत्रण के लिए वास्तविक समय निगरानी प्रणाली रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना अत्यावश्यक हो गई है। तापमान, हवा की गति और ज्वलनशील वनस्पतियों की स्थिति की निगरानी करने के लिए सैटेलाइट इमेजिंग, तापमान मापन उपकरण और अन्य तकनीकों का उपयोग करके आग लगने के स्थान, फैलने की गति और जोखिम क्षेत्रों की तत्काल जानकारी प्रदान की जा सकती है। इस प्रणाली से न केवल तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी, बल्कि जोखिम क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करने, जनधन की क्षति को कम करने और वन विभाग, सुरक्षा कर्मियों और सामुदायिक वन समूहों के बीच समन्वय को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि इस प्रणाली की स्थापना के लिए उच्च लागत लग सकती है, लेकिन जंगल की आग से होने वाले दीर्घकालिक आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान को ध्यान में रखते हुए यह निवेश
किफ़ायती साबित होगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों जैसे बर्दिया, बांके, चितवन, मकवानपुर और सिंधुली में इसकी शुरुआत की जा सकती है। निष्कर्ष: नेपाल में बढ़ते जंगल की आग के जोखिम और इसके कारण होने वाले प्राकृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए समय अनुकूल और प्रभावी कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। कैलिफोर्निया में हुए आग संकट ने हमें कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। इन संकटों के प्रभाव और उनकी प्रबंधन चुनौतियों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि केवल पारंपरिक उपायों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए संरचनात्मक, तकनीकी और नीतिगत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यदि समय रहते जंगल की आग के प्रबंधन और नियंत्रण के उपाय और रणनीतियां नहीं अपनाई गईं, तो हमारे पास केवल इंद्रदेव की प्रार्थना करने का ही विकल्प बचेगा।